हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का पार्ट। देखिए ये पार्ट जो है एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक अलग से जो है आपका हेडिंग बनाऊंगा और उसके दो पार्ट्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, 2। और ये हाइड्रोकार्बन उसी का ही पार्ट है, लेकिन एक अलग से चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, तो मैंने इसको अलग से ही रखा। और ये हमारा एक 10,000 MC कोर्स का पार्ट है और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसी GS कोर्स आता है, आपको पता है, आप परचेज कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन्स का। देखिए इसमें सारे जो हैं आपके कंपाउंड्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एल्केन का फार्मूला चल रहा है इसमें, एल्केन का, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, CH4 C2H6। ये मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा और हाइड्रोजन भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें देखिए जी क्या होगा। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहले होगा मीथेन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका इथेन होगा, ये भी सही है, देन प्रोपेन होगा और उसके बाद ब्यूटेन होगा। ये आपका ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। सो ये आपके कार्बन कंटेंट से ही सारा चीज़ें लिंक करती हैं। क्लियर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस liquefied under extremely cold temperature and high pressure to facilitate storage of transportation in specially designed vessels। मतलब क्या कह रहा है कि जो लिक्विफाइड नाइट्रोजन नेचुरल गैस होती है उसको हम बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ईजिली हो सके डिज़ाइंड वेसल्स में। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इसको टेम्परेचर कोल्ड पे और हाई प्रेशर के ऊपर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट LNG टर्मिनल इन इंडिया वॉज बिल्ट इन हसन। हसन मतलब कर्नाटक, ये गलत है। ये आपका बना था दहेज गुजरात में, दहेज गुजरात में बना था। यहाँ से हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था, तो ये गलत हो गया। थर्ड देखिए, NGL नेचुरल गैस लिक्विड्स आर सेपरेटेड LPG एंड दीज इंक्लूड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसोलीन। बिल्कुल सही है। जो नेचुरल गैस होती है उसके लिक्विड्स के अंदर इथेन, प्रोपेन वगैरह देखने को मिलते हैं और LPG सेपरेट होता है। LPG के अंदर तो आपका ब्यूटेन देखने को मिलता है, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन देखने को मिलता है। तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो पहला और तीसरा ये ऑप्शन आपका सही बनेंगे। सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि स्टोरेज कर सकते हैं। और एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, लिक्विफिकेशन का प्रोसेस जो होता है, लिक्विफिकेशन का प्रोसेस जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे डस्ट हो गया, एसिड गैसेज हो गई, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं, जो आपका डिफिकल्टी लेके आता है, जो आपका डिफिकल्टी करता है डाउनस्ट्रीम में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और नेचुरल गैस वाला पार्ट हो गया, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 and 3 इज द राइट वन। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मतलब दो चीज़ें कंपाउंड यूज होने चाहिए उसके अंदर। बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं C6H6 कहते हैं। एंथ्रासीन की बात करते हैं तो C14H10 कहते हैं, H10 कहते हैं। नेफ्थलीन की बात करें तो C10H8 कहते हैं। और फुरान जो है आपका, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा हाइड्रोसाइक्लिक कौन से हैं, फुरान के अलावा पायरोल है, पायरिडीन है, ये याद कर लेना अच्छे से, पायरिडीन है और थायोफीन है। सो दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक। इसके अंदर जो होते हैं कार्बन कंटेंट तो होगा ही होगा, रिंग भी होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है इनके अलावा। और यहाँ पे फुरान जो है जिसमें आपका O कॉम्पोनेंट देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखें, इनमें से एक्सप्लोजन का नाम बताना है जो माइंस के अंदर यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ का मिश्रण होता है। वो यूज़ करते हैं हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ये आपको याद कीजिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से पायरोलाइसिस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पायरो मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर, लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में टूटना। इसमें क्वेश्चन बोलता है इनकरेक्ट बताना है। द प्रोसेस अंडर हाई प्रेशर एट टेम्परेचर अबव 430 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बिल्कुल सही, हाई टेम्परेचर की बात हो गई। इट इज़ ए थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, बिल्कुल थर्मोकेमिकल का मतलब हाई टेम्परेचर में आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का टूटना।
और इसमें हम वेस्ट को सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में यूज़ करते हैं और बाद में एनर्जी प्रोड्यूस कर रही जाती है। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। द प्रोसेस अकर एट टेम्परेचर अबव 430 डिग्री एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, नहीं, जिसमें आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर भी आपको हाई चाहिए होगा और आपका टेम्परेचर भी हाई चाहिए होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ध्यान रखना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, पायरोलाइसिस जो होता है हाई प्रेशर के ऊपर, अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर और प्लस हाई आपका टेम्परेचर में चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ उन्होंने, हाई प्रेशर में और आपका टेम्परेचर अबव 430 में चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट सही है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या होता है जी, बायोमास होता है, उसको ड्राई किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, फिर उसको पायरोलाइसिस रिएक्टर में हाई टेम्परेचर में, फिर उसका चारकोल रिमूव, क्वेंचिंग टेक्निक करी जाती है, गैस, बायो ऑयल, सारी चीज़ें अलग अलग कर ली जाती हैं और रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता है। चलिए जी, अगला देखते हैं। दो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है जिनको हम क्या कहते हैं, कोल बेड मीथेन और शेल गैस कहा जाता है। ये नॉन कन्वेंशनल है, क्लियर, नॉन कन्वेंशनल है। इसमें हमें क्या चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोल बेड मीथेन का मतलब सीधा का सीधा आपका मीथेन की बात आ जाती है, और शेल गैस की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपका मीथेन कंटेंट तो आएगा ही आएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके लिए स्टेटमेंट जो है कौन सी करेक्ट है। Coal bed methane is the pure methane gas extracted from the coal seams, while shale gas is a mixture of propane, butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks। देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि कोल बेड मीथेन जो है वो मीथेन गैस है, ये सही है। ठीक है, कोल सीम्स और कोल बेड मीथेन से निकाला जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए, शेल गैस जो मिक्सचर है प्रोपेन का और ब्यूटेन का, ये आपका पॉइंट गलत है, क्योंकि वो आपका मीथेन का ही कॉन्टेंट देखने को आपको मिलता है। मीथेन इज मेन, बाकी इथेन, प्रोपेन तो देखने को मिलती ही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या यूज़ कर दिया, ओनली, ओनली गलत हो गया यहाँ पे, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि प्रोपेन, ब्यूटेन तो है ही है, लेकिन मेन इज मीथेन। दूसरी बात करते हैं, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस ऑब्जर्व बीन फाउंड। ये भी आपका पॉइंट गलत है। हमारे इंडिया में तो शेल गैस बहुत सारी जगह के ऊपर है, जैसे कि अगर हम बात करें गल्फ ऑफ कैम्बे जो गुजरात के अंदर है, ठीक है, और असम की बात करें, असम, अराकन जो नॉर्थ ईस्ट में है, गोंदवाना पार्ट जो है हमारा सेंट्रल इंडिया का, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जहाँ पे बनता है, और कावेरी ऑनशोर, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, बेसिन वगैरह, यहाँ से आपके सेडिमेंटरी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। नाइदर वन और नॉट टू आर द करेक्ट वन, सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, सिंथेटिक इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद। देखिए क्या कहते हैं, सिंथेटिक इथेनॉल हम बनाते हैं इथीन को रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे इथीन आ गई है, फॉस्फोरिक एसिड आ चुका है, और इसको हम वाटर की प्रेजेंस में गर्म करें तो आपका क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी क्या बनेगा कि हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं आपका वाटर के साथ, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। वाटर स्टीम के साथ हम इसको रिएक्ट करके हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगला देखिए, गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, यानी कि अगर हम फ्रूट्स को राइपन, मतलब अगर हम उसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से पकाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसमें यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल टेक्निक। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को जो हम मॉइस्चर के साथ मिला दें तो आपकी जो गैस प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जिसका फंक्शन बिल्कुल सेम है, एथाइलिन जैसा फंक्शन बिल्कुल सेम है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, दैट इज एसिटिलीन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। प्राइमरी कंपोनेंट बताइए, नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है। नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट होता है मीथेन, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मीथेन की अगर हम बात करते हैं, मीथेन CH4 जिसे मार्श गैस भी कहते हैं, दलदल वाली गैस भी इसको कहा जाता है, डैम्प गैस भी इसको वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, जिसके अंदर जो होता है बहुत सारी मीथेन तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, ये सारे कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, आंसर इज वन ऑप्शन। अगला देखिए जी, इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जहाँ पे आपको एलिमेंट बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हमें मिलते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब में देखिए, कार्बन हाइड्रोजन तो सब में देखने को मिलता है, ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंट देखने को मिलता है आपको कार्बन का कॉन्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। तभी हम जो है किसी भी डेड प्लांट और एनिमल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग किया जाता है, जिसमें हम कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशियो को देखते हैं, आंसर
इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन। अगला देखो, इनमें से जो है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में किसका आता है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो मैं एक पिक्चर आपकी उसमें लगा दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, बट इसका आंसर मैं आपको सीधा सीधा याद करवाऊंगा, डेट इज़ गैसोलीन। गैसोलीन C8H18 इसको कहते हैं। अगर हम बात करें तो जो गैसोलीन का जो गैस वाला पार्ट होता है, नॉर्मल गैस वाला 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की, उसके बाद आपका होता है गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। फिर आता है कैरोसिन, दूसरे नंबर पे, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है। कैरोसिन आता है आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर आता है आपका डीजल होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर आपका आता है फ्यूल ऑयल आता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और फिर बाद में आता है रेजिड्यू, जो आपका एंड में रह जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम जब गर्म करते हैं। सो इसका आंसर क्या बनने वाला है? सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो गैसोलीन का बनता है। अगर आपसे पूछा पेपर में कि ये बताइए क्रूड ऑयल को जब हम अलग करते हैं तो कौन सा मेथड यूज़ कर लिया जाता है, तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं, कि अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हम इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है ये किस चीज़ को और कहते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन जो होती है ये आपका, जिसके हम कहते हैं लिंडेन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, और आप इसको गामा हेक्सीन भी कह देते हैं, गामा हेक्सीन भी कहा जाता है, और आप इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसको कह देते हैं, सो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इनकरेक्ट होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बट कह देते हैं, तो बट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, गामा हेक्सीन इज द करेक्ट आंसर। पायरेन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये, ठीक है, याद रखिए। और कैम्फर की अगर हम बात करें, कैम्फर को अगर हम जला दें तो सीधा सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें फिनोमिना जो होता है दैट इज सब्लिमेशन उसको कहते हैं, जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट वन, सी ऑप्शन। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिकर ट्रेजेडी लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। देखिए क्या होता है कि जो आपका जो लिक्कर जहाँ पे बनाई जाती है तो वहाँ पे आपका पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा होता है? जैसे देखिए अगर हम बात करें पीने की, शराब जो पीते हैं तो वो होती है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और होती है C2H5OH। दिस इज अ सेफ वन, ठीक है, हाँ, बट अदरवाइज आपकी बॉडी के लिए तो नुकसानदायक ही है। सेफ वन आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं तो उसमें आपकी जो ब्लाइंडनेस वगैरह और जो हार्मफुल होती है, ब्लाइंडनेस कर सकती है, डेथ भी कर सकती है, और स्किन के ऊपर भी इरिटेशन वगैरह, आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है, तो दैट इज मिथाइल अल्कोहल उसको कहते हैं, मिथेनॉल उसको कहते हैं। मिथेनॉल पॉइजनिंग और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग देखने को मिलती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द गैस प्रोड्यूस इन द मार्शी प्लेसेस ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज, ये अभी डिस्कस किया था हमने, दैट इज मीथेन इज द मेन पार्ट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। और इसमें जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मिथेनोजन, और जो आपके प्रोसेस होता है मिथेनोजेनेसिस इसको कहते हैं। मीथेन को डैम्प गैस, स्वैम्प गैस, मार्श गैस इन नामों से बुलाया जाता है। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेचुरल रबर जो होता है ये पॉलीमर है किसका? नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन जिसे हम कहते हैं, और इसका जो मोनोमर होता है उसको हम क्या कहते, पॉलीमर ऑफ जो नेचुरल रबर होता है ये पॉलीमर होता है किसका? डेट इज आइसोप्रीन का। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो होता है, याद कर लेना, ये पेपर में आते हैं, मोनोमर इज क्लोरोप्रीन उसको कहा जाता है। और सिंथेटिक रबर जो आप बनाते हैं, सिंथेटिक रबर सॉरी ये छोड़िए, हाँ, नेचुरल रबर का पॉलीमर, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये बन गया। सिंथेटिक रबर को हम कहते क्या हैं? सिंथेटिक रबर का नाम होता है नियोप्रिन, जो हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। और इसका जो मोनोमर होता है, सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर होता है वो कौन सा होता है? डेट इज क्लोरोप्रिन।
क्लोरोप्रीन उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर इस ए ऑप्शन। स्टायरीन पॉलीस्टायरीन बनाता है, विनाइल प्रोपीन जो है डेट इज पॉलीप्रोपीन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। अब बात पूछी जा सकती है कि नेचुरल रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ उसको कहा जाता है। और हम लेटेक्स ऑफ द प्लांट से जो है नेचुरल रबड़ को लेते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, फिनाइल इज यूज एज ए हाउस होल्ड जर्मिसाइड, यानी कि जर्म्स को खत्म करने में आपको हेल्प करता है। बिकॉज सही है, बिकॉज फिनाइल इज ए फिनोल डेरिवेटिव एंड फिनोल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड। ये भी बहुत सही ऑप्शन है। सो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट वन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये यूज़ किए जाते हैं, ये एंटीसेप्टिक बेबी पाउडर में भी हम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक बेबी पाउडर में भी हम यूज़ करते हैं कि बच्चे को जर्म्स वगैरह सी चीज़ों से बचाया जा सके। और पेन किलिंग इफेक्ट को एंटीसेप्टिक की तरह इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन। गलत हो गया जी। पहली बात तो एलपीजी का मेन पार्ट होता है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब देखने को आपको मिलते हैं। और आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जो डेट इज़ जो होता है, इसमें स्मेलिंग एजेंट होता है, डेट इज़ इथाइल मरकैप्टन उसको कहते हैं। इथाइल मरकैप्टन जो स्मेलिंग एजेंट डालते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड द फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइंस। ये सही है, ये बिल्कुल सही है जी। मीथेन को हम सीधा यूज़ कर सकते हैं और पाइपलाइन के द्वारा होम और फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जा सकता है। पहला गलत और दूसरा सही, तो इसका मतलब आंसर इज डी ऑप्शन। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें से एक्टिव कंपोनेंट बताइए, ऑयल ऑफ क्लोव का एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है। एक्टिव कंपोनेंट होता है जुजनॉल। जुजनॉल इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द क्लोव ऑयल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्लोव ऑयल होता है हम लेते कहाँ से हैं, फ्लावर बर्ड से। ये पेपर में बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, फ्लावर बर्ड से लिया जाता है। और इसके अंदर ऑयल ऑफ क्लोव में 60 to 90% जो देखने को मिलता है आपको जुजनॉल देखने को मिलता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। When chlorine is added to the ethylene, chlorine is added to the ethylene, तो हम क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाता है। इथाइलिन क्लोराइड बन जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। इथाइलिन क्लोराइड बन जाता है और 1,2 डाइक्लोरो इथेन बना देते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड कहा जाता है, ये बन जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो यूज़ किया जाता है कटिंग एंड ड्रिलिंग में, कटिंग और ड्रिलिंग में हम यूज़ करते हैं डायमंड को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, और ये गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये दोनों एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। डायमंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है, ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हाई होता है जिसके कारण चमकता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। और ये जो होता है लाइनिंग और इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में आपको हेल्प करता है, फर्नेसेस वगैरह में, लेड पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, और मॉडरेटर वगैरह में, ठीक है, मॉडरेटर मंदक की तरह यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। डायमंड इज द राइट वन। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। ये है जी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बेस्ट नोन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये इंडस्ट्रियल पर्पस एप्लीकेशन और ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं, और हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, डोमिनेंट इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर यूज़ करते हैं, कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, डायमंड एज कटर और पॉलिशिंग वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगला बताते हैं जी, कैरोसिन जो यूज़ किया जाता है, इसमें मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कार्बन नंबर क्या होते हैं, कैरोसिन। याद कर लो क्वेश्चन ये, ठीक है, याद कर लीजिए। और इसमें देखिए जी कंपोनेंट जो होते हैं, ये देखिए जो होते हैं केमिकली कंपोनेंट जो होते हैं C10 to 16 होते हैं, C10 to 16 होते हैं ये, ठीक है, ये 10 to 16 होते हैं, नॉट 6, 10 to 16 होते हैं ये, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये आपके टेम्परेचर वाला भी आ गया जो हमने बात करी थी, ये गैसेस वाला आ गया, LPG वगैरह आ गया 20 डिग्री, केमिकल्स ये आपका गैसोलीन वगैरह, नेप्था, पेट्रोल, गैसोलीन 120, 170, कैरोसिन, ये सारा चीज़ें इसमें यूज़ होगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, कैरोसिन का। तो कैरोसिन वाला का पार्ट कहाँ पे है,
केरोसिन वाला पार्ट जो है कहाँ पे है, ये है 10 to 16 वाला पार्ट यूज़ किया जाता है, कार्बन 10 to 16। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा 10 to 16। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं आपका जो डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता चला जाता है जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताओ रेजिड्यू हो गया, पहले नंबर पर LPG निकलती है, दूसरे नंबर पर केमिकल्स नेफ्था वगैरह, फिर गैसोलीन, जेट फ्यूल्स, इस तरीके से पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बना के एग्जामिनर पूछा जा सकता है। टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर, कार्बन एटम्स, कार्बन चेन्स के ऊपर पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा से हायर टू लोअर लगाइए, इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है ये। अगला देखो, लार्ज स्टोरेज प्लांट यूज अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पॉइंट सही है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है कि कोल्ड स्टोरेज वाले अमोनिया यूज़ करते हैं, लेकिन घरों में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, बिकॉज अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बिल्कुल सही है कि हम जो अमोनिया है इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के ऊपर हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपकी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। अगला देखो, इन विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। दो कार्बन एटम में लार्जेस्ट डिस्टेंस किसमें होता है? लार्जेस्ट डिस्टेंस की बात करें, अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो आपका जो है एल्केन, फिर देन एल्कीन, देन अल्काइन, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका कंटेंट देखने को मिलेगा वो एल्केन में देखने को मिलेगा, डेट इज़ इथेन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन तो रिंग होगी C6H6, ये वैसे भी आपका ये बन गया, ठीक है। और इथेन देखो C2 ये वाला पार्ट हो गया, ये इसमें लेंथ ज़्यादा होगी, इथीन डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी इथेन में। ये आपकी कार्बन एटम की जो डिस्टेंस होगा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर लेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा sp3 की होती है, देन sp2 की, देन sp की होती है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, पहले अल्केन आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अल्कीन आएगा, उसके बाद आपका अल्काइन वाला पार्ट आ जाएगा। जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वॉज। लैब के अंदर बनाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कौन सा था? डेट इज यूरिया। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। यूरिया का सिंबल होता है NH2CO, NH2 इसको कहते हैं, और यूरिया में 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। आंसर इज वन ऑप्शन। बॉडी में यूरिया बनता है आपका लीवर के अंदर, लीवर के अंदर बनता है, और साइकिल प्रोसेस होता है ऑर्निथिन साइकिल, जो बॉडी में चलता है ऑर्निथिन साइकिल से बनता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, और लैक्टिक एसिड अगर आपकी बॉडी में जम जाए तो मसल पेन करने लग जाते हैं। मसल पेनिंग, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यूरिक एसिड, यूरिया का जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.7% यूरिया हो गया, 0.3% यूरिक एसिड होता है, और 2% आपके सॉल्ट देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, यूरिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इनमें से स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी करेक्ट है। तो पहला चलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ये सही है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? प्लास्टिक फॉर्म में यूज़ होते हैं, बिल्कुल सही, प्लास्टिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। ट्यूबलेस टायर में नहीं, ट्यूबलेस टायर में यूज़ नहीं होते। लैक्टिक कंपोनेंट में, ये भी सही है। और आपका एरोसोल केन्स के अंदर भी यूज़ होता है, ये भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला तीसरा चौथा आपका पॉइंट सही हो गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्लियर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें सही आंसर बनेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। और फॉर्म, पैकेजिंग, सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेंट के अंदर ये यूज़ किया जाता है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्यूबलेस टायर में नहीं होता। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द अमोनियम सल्फेट इज। अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? ये देखिए जी, आपका अमोनियम सल्फेट NH4SO4, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट 21%। बस याद करने वाला क्वेश्चन है ये। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना होता है, ये कैसे निकालना होता है। देखो NH4, ठीक है, NH4 2SO4 हो गया। कैसे निकालना है वो देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, ठीक है।
अब एक चीज़ बताओ, इसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाल के उसके बाद सारा, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट कितना था 14 इंटू 2 दैट इज़ 14 इंटू 2 दैट इज़ 28, ठीक है। तो 28 हम लिखेंगे ऊपर, नीचे देखते हैं 28 तो इसका हो गया और 8 इसका हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 28 प्लस 8 कितना हो गया 36, ये हो गया 36 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन का होता है आपका डेट इज़ 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डेट इज़ 64, ठीक है। और उसके बाद ये सल्फर का कितना होता है 32, तो ये बन गया 6 और 96, ठीक है। 36 प्लस 96, अब इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 6 और 102, ठीक है। इसको डिवाइड करो 100 से, अब देखो क्या बनेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें हैं तो ये आपका 21.21% के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए, बस यही क्वेश्चन है आपका 21.21 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे आपको निकाल सकते हैं पेपर में अगर कोई भी पूछे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ होता है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं। सोलर हीटर में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। वॉशिंग मशीन जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर, आंसर इज डी इज़ द करेक्ट वन। इसमें से आपको कंपोनेंट्स लगाने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट लगानी है, किसका किसके साथ जुड़ेगा। सीएनजी की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें होता है, सीएनजी के अंदर क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होता है और थोड़ी बहुत अमाउंट में आपको देखने को मिलती है, इथेन देखने को आपको मिलती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। ये तो छोड़ो, बाद में देखते हैं। कोल गैस की अगर हम बात करते हैं तो कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को आपको मिलता है, तो ये बनेगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। एलपीजी की बात करें, ब्यूटेन और प्रोपेन देखने को आपको मिलता है, ये बनेगा 2। वाटर गैस की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये। और एक होता है प्रोड्यूसर गैस, ये बनेगा तीसरा, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है प्रोड्यूसर गैस में, तो ये बनेगा 3 4 2 1, कहाँ पे है ये, तो बनेगा बी ऑप्शन, 3 4 2 1 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।